नमस्कार दोस्तों, निशांत अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने बोला हुआ था कि संडे टू संडे वीडियोज़ आएँगी सीएसआईआर, सीएएसी, एएसओ, एसओ एग्ज़ाम से रिलेटेड और कोई मिर्च मसाले वाली वीडियो नहीं आएगी, जो एक्चुअल इश्यूज़ है स्टूडेंट्स की। कि सिलेबस कैसे कवर करना है, इन टॉपिक्स को कहाँ से कवर करें, बेस्ट सोर्सेज़ क्या है, ठीक है? सो ये पहली वीडियो है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर, जहाँ मैं आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग का और प्लस इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस ज़रूर करेंगे। देखो, इस एग्ज़ाम के लिए 2 बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा हुआ है इस एग्ज़ाम के लिए। पहला जो सीएसई एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा है। तो जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम के एस्पिरेंट हैं, उन्हें पता है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है और उससे किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर उनका एक डाउट यहाँ पे ये होगा, क्या उसी डिफ़िकल्टी लेवल के क्वेश्चंस आएँगे यहाँ भी? ठीक है? और दूसरा जो नॉन सिविल सर्विस एग्ज़ाम वाले बच्चे हैं, मतलब जिनका डोमेन कभी भी सिविल सर्विस एग्ज़ाम को क्रैक करना नहीं रहा है, उन्होंने कभी प्रिपरेशन नहीं करा है, बैंकिंग के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, एसएससी के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, जिन्होंने सिर्फ़ एक चांस लिया है कि सीएसआईआर का एक बार प्रिपरेशन करते हैं सही तरीके से और कोशिश करते हैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने की। तो उसमें तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने डिसीज़न मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसा कुछ होता भी है, ये पहली बार सुना होगा। तो उन सभी के लिए ये वीडियो है, जहाँ पे आपको पूरा मैं क्लियर करके दे रहा हूँ कि डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस आएँगे। सबसे पहले बात करते हैं कंटेंट क्या होने वाला है इस वीडियो में, ताकि अगर आपको लगे कि वैल्यूएबल नहीं है, तो यहीं से स्किप करो, बैक बटन दबाओ और वापस चले जाओ, ठीक है? ताकि आपका टाइम बचे। इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग सिलेबस पे बात करेंगे। किसके सिलेबस पे? तो पूरे सीएसआईआर, सीएएसी एग्ज़ाम के सिलेबस की मैं बात नहीं कर रहा यहाँ पे, क्योंकि वो ऑलरेडी डिस्कस्ड है। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो सिलेबस है, मैं उसके बारे में बात करूँगा। प्लस जो कॉन्सेप्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग का, वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या है इसका कॉन्सेप्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है, डिसीजन मेकिंग क्या होता है, कैसे इसे सॉल्व करते हैं। बहुत छोटा-सा कॉन्सेप्ट है। फॉर्मेट्स ऑफ क्वेश्चन ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इवन, क्योंकि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएँगे, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा 10 से 15 के अराउंड में, ठीक है, श्योर नहीं हूँ, या तो 10 मिलेगा या 15, इसी के बीच में आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिखेंगे। उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, ताकि आपको पूरा ओवरऑल फॉर्मेट मिल जाए, समझ में आ जाए कि कैसे करना है क्वेश्चंस को। इन 10 से 15 क्वेश्चंस के अलावा आपको 50 क्वेश्चंस का सेट मिलेगा बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश दोनों में सॉल्यूशन के साथ। और ये जो मिलेगा आपको निशांति अकेडमी व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगा। अगर आपने व्हाट्सएप चैनल जॉइन नहीं करा है, तो लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन करी हुई दिख जाएगी। डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दिख जाएगी, आप उसे जॉइन ज़रूर करें, जहाँ पे मैं आपको सारे पीडीएफ्स, सारे स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करूँगा, सारे वीडियोज़ की लिंक आपको वहीं पे मिल जाएँगी। और सीरियसली प्रिपरेशन करोगे तो इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। पीडीएफ 2 तरह की होंगी, एक इस वीडियो की पीडीएफ होगी और दूसरा जो है 50 क्वेश्चंस की पीडीएफ। दोनों की लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप चैनल दोनों जगहों पे मिल जाएगी। लिंक दो सारी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पिन करी हुई दिख जाएँगी। सीएएसी का जो एग्ज़ाम सीएसआईआर के द्वारा निकाला जा रहा है, सीएसआईआर यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इन्होंने कंबाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जामिनेशन सीएएसी 2023 निकाला है, जिसका आप लोगों ने फॉर्म भरा है। इसके पेपर 2 में डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एक टॉपिक है, जहाँ से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। मतलब इस टॉपिक से 25 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है? जिन बच्चों को ये लग रहा है कि प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो 2013 में इसका पेपर हो रखा है और उसका सिलेबस कंप्लीटली डिफरेंट है इस बार के सिलेबस के। तो मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि 2013 का जो पेपर हो रखा है, उसका सॉल्यूशन देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। पेपर 1 का देख सकते हो, लेकिन पेपर 2 तो बिल्कुल यूज़लेस है, आप उसे ना ही देखो तो ज़्यादा बेटर होगा। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर कौन-कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस बनेंगे, ये भी सीएसआईआर ने मेंशन करा हुआ है। एक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, यहाँ से क्वेश्चंस बनेगा। दूसरा है आइडेंटिफाई द पॉसिबल सॉल्यूशन, जो पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं उसे आइडेंटिफाई करने से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तीसरा जो टॉपिक है वो है सेलेक्ट द बेस्ट सॉल्यूशन, जो बेस्ट सॉल्यूशन है उसे सेलेक्ट करना है। इस तरह से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएँगे। चौथा है एलिमिनेट अदर सॉल्यूशन और फिर मेक द डिसीजन, डिसीजन मेकिंग पे बेस्ड जो है क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ठीक है? देखो, हर एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको सिर्फ पढ़ना नहीं होता, आपको कुछ चीज़ें प्रैक्टिस भी करनी होती हैं।
और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट फ़ील करोगे कि हाँ भई, इस तरह के क्वेश्चंस का अप्रोच ये है, ऐसे सॉल्व किया जाता है क्वेश्चंस को, ऐसे टैकल किया जा सकता है। तो ये जो मैं 50 क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ दे रहा हूँ, ये तो पीडीएफ तो होंगी ही, लेकिन अगर आप सैटिस्फाइड नहीं हो, अगर आपको लगता है कि मुझे डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तो 200 टू 300 क्वेश्चंस का पूरा सेट मिलेगा एज अ टेस्ट सीरीज के फॉर्मेट में निशांति एकेडमी एप्लीकेशन पे। जैसे मैंने बोला था कि टेस्ट सीरीज भी अगर मैं लॉन्च कर रहा हूं तो बहुत नॉमिनल चार्जेस पे लॉन्च करूंगा। तो डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाया जाएगा, आई थिंक 72 आवर्स के अंदर अंदर ये टेस्ट सीरीज जो है ये लॉन्च हो जाए एप्लीकेशन पे। तो ये जो टेस्ट सीरीज होगा इसकी प्राइस मात्र 100 रुपीज होगी। मतलब इस 100 रुपीज में आप 200 से 300 क्वेश्चंस इस टाइप के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपका कॉन्फिडेंट बहुत, जैसे होता है ना, आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने इतना क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिया है। क्योंकि डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग ये पूरा का पूरा जो है प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। जैसे आप क्वांट प्रैक्टिस करते हो, थोड़ा सा आपको फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। जैसे आप रीजनिंग प्रैक्टिस करते हो, रीजनिंग के क्वेश्चन जिस तरीके से प्रैक्टिस होते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने के बाद, और प्रैक्टिस ही उसे परफेक्ट बनाता है। तो उसी तरीके से डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चंस आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आपका लेवल अप होगा। ठीक है? अब आते हैं सबसे पहले डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो सबसे फाउंडेशन है, कि ये जो टॉपिक निकला है, वो कहाँ से निकला है? तो प्रॉब्लम से निकला है। जब तक प्रॉब्लम होगा नहीं, हम लोग सॉल्यूशन करेंगे कैसे? तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम होता क्या है, प्रॉब्लम किसे कहते हैं। सो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार, सो अ प्रॉब्लम इज अ सिचुएशन, प्रॉब्लम क्या है? एक सिचुएशन है, और पर्सन है, और थिंग है। कोई समस्या जो है वो क्या हो सकती है? एक परिस्थिति हो सकती है, एक सिचुएशन हो सकता है, एक स्थिति हो सकती है, एक पर्सन हो सकता है, एक व्यक्ति हो सकता है, या कोई चीज हो सकती है दैट नीड्स अटेंशन, जो क्या करे? नीड्स अटेंशन, जो अटेंशन आपका जो है उस तरफ खींचे, एंड नीड्स टू बी डेल्ट विथ और सॉल्व, और ये बताए कि भाई मुझे सॉल्व करना जरूरी है। ठीक है, मुझे मुझसे डील करना जरूरी है, मुझे सॉल्व करना जरूरी है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रॉब्लम कहेंगे। अब देखो, प्रॉब्लम जब भी सॉल्व करने की बात आती है तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। आप जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, उसे कुछ स्टेप्स में सॉल्व किया जाता है। इसमें जो सबसे पहला स्टेप है वो है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। आपको प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में, और ये ह्यूमन नेचर है, 90% लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि जिन्हें अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम होगी, तो वो प्रॉब्लम को सही तरीके से एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर और एज अ एनालाइजर, वो जो है प्रॉब्लम को एनालाइज ना करके, वो उसके द्वारा जो है इतने ज़्यादा इमोशन से भर जाते हैं, इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि एक छोटी सी भी प्रॉब्लम उन्हें बहुत बड़ी लगती है। ठीक है? जैसे मान लो कि अगर मैं अभी आपको बता रहा हूँ, तो लिखने के लिए मैं एक राइटिंग टैब यूज़ कर रहा हूँ। जैसे ये जो है, ये क्या है? एक राइटिंग टैब है जिसे मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब इस पे मैं लिख किससे रहा हूँ? तो इस डिजिटल पेन से मैं लिख रहा हूँ इस पे। सपोज़ करो कि अचानक से ये डिजिटल पेन काम करना बंद कर दे, तो उस सिचुएशन में मैं करूँगा क्या? तो उस सिचुएशन में मेरे पास एक ऑप्शन है, ठीक है? या तो मैं तुरंत घबरा जाऊँ कि यार मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, आज कंटेंट देनी है सारे स्टूडेंट्स को यूट्यूब पर, और मेरा पेन खराब हो गया। ठीक है? तो अब इसका सॉल्यूशन ना ढूँढने के बजाय, इस प्रॉब्लम को सही से नहीं समझने के बजाय, मैं पैनिक हो रहा हूँ। तो दिस इज़ नॉट द बेस्ट सॉल्यूशन। मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे सबसे पहले अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना पड़ेगा, और उसके बाद मुझे इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा कि आखिर ये हुआ क्या है। अब प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई करना मतलब आपको उस प्रॉब्लम को समझना कि ये प्रॉब्लम है क्या एक्चुअली में। मतलब प्रॉब्लम क्या है? तो ये डिजिटल पेन काम कर रहा है, ये प्रॉब्लम है? तो आप बोलोगे कि हाँ सर, आपने बोला कि ये डिजिटल पेन काम कर रहा है, ये प्रॉब्लम है। नहीं, इससे भी बड़ा प्रॉब्लम ये है, जो मेरे इमोशंस ने मुझसे कहा कि ये पेन नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से मैं जो क्लासेस है वो टाइमली डिलीवर यूट्यूब पे नहीं कर पाऊँगा। तो ये मेजर इश्यूज़ है। तो आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम जो है वो है क्या? अगर ये जो टाइम है, ये जो क्रूशियल टाइम है कि मुझे अभी डिलीवर करना है और सडनली मेरा पेन खराब हो गया, ठीक है? तो उस समय जो है ये पेन प्रॉब्लम बन गई।
लेकिन अगर मेरा अभी काम होता ही नहीं इस डिजिटल पेन से और डिजिटल बोर्ड से, तो उस सिचुएशन में भले ही ये पेन काम नहीं कर रहा होता, तब भी मैं इतना पैनिक नहीं होता। मैं बोलता अच्छा ठीक है देखूँगा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन देखूँगा, चलो ठीक है नहीं काम कर रहा है, करेगा हो सकता है या इसकी निब में कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी या कुछ ड्राइवर में इश्यू होगा, ठीक है मैं देख लूँगा बाद में। तो उस समय जो है इंसान क्या होता है रिलैक्स होता है, क्यों? क्योंकि उस समय नीड नहीं है उसकी, ठीक है? अर्जेंसी नहीं है उसकी। तो डिपेंड कर रहा है कि अर्जेंट क्या है। अब यहाँ पे जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो क्या है कि आपको क्लासेस टाइमली डिलीवर करनी है। अब इसका सेकंड ऑप्शन मुझे चुनना पड़ेगा। अब मुझे इसके सॉल्यूशन के बारे में सोचना पड़ेगा कि जो मेरा एक्चुअल प्रॉब्लम है वो मैंने रिकॉग्नाइज़ कर लिया। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? या तो मैं सारे स्टूडेंट्स को बता दूँ कि किसी तरह का टेक्निकल इश्यू हो गया है जिसकी वजह से क्लासेस आज ना आकर के कल आएँगी। दूसरा, या तो मेरे पास कोई इस पेन का अल्टरनेटिव पड़ा हो जिसके द्वारा जो है मैं अभी अपना काम चला सकता हूँ। तीसरा, या तो मैं इस डिजिटल बोर्ड की जगह पे ऐसे ही आपको चीज़ें समझा सकता हूँ जहाँ पे लिखने का पार्ट बहुत कम हो, ठीक है? तो मतलब सॉल्यूशंस बहुत सारे होंगे यहाँ पे। तो आइडेंटिफाई द पॉसिबल सॉल्यूशन ये नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट चरण है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। अब जैसे ही मुझे सॉल्यूशंस पता चलने लगे, तो ये इसके क्या है सॉल्यूशन है। तो अब जो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, नेक्स्ट जो चरण होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग का, वो होगा कि आपको बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है और जो अदर सॉल्यूशंस हैं, उसे एलिमिनेट करना है। ठीक है? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया कि जो बेस्ट सॉल्यूशन आपको लगता है उसे पिक करो और जो अल्टरनेटिव्स हैं, उसे क्या करो एलिमिनेट कर दो। अब यहाँ पे जो मुझे बेस्ट सॉल्यूशन लग रहा है, वो ये लग रहा है कि अगर मेरे पास अल्टरनेटिव है, तो मैं उसे यूज़ करूँ और टाइमली जो मैंने कहा था कि मैं क्लासेस टाइमली आपको दूँगा, तो वो मैं आपको दूँ, डिलीवर करूँ। ठीक है? अगर वो नहीं है तो फिर मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाऊँगा कि मैं सबसे पहले आप सारे स्टूडेंट्स को नोटिफ़ाई करूँ कि किसी तरह का टेक्निकल इश्यू हो गया है, जिसकी वजह से क्लासेस आज नहीं आ पाएँगी, आज की जगह पे अगले दिन आएँगी। ठीक है? और जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होगा? जैसे ही मुझे बेस्ट सॉल्यूशन समझ में आ गया कि मुझे बेस्ट सॉल्यूशन कौन-सा है मेरे लिए, तो होता है डिसीज़न मेकिंग का कि मैं डिसीज़न लूँ। डिसीज़न लूँ मतलब मैं उस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करूँ। ठीक है? तो ये 4 मेजर स्टेप्स हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के। क्लियर हो गया यहाँ तक? सो आप देखो यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। ठीक है? आपको क्या होगा, आपको ऐसे कुछ चीज़ें दी जाएँगी जहाँ आपको रिकॉग्नाइज़ करना होगा कि प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या? ठीक है? समस्या असल में है क्या वहाँ पे? दूसरा समस्या का सॉल्यूशन क्या होगा? तीसरा बेस्ट सॉल्यूशन कौन-सा है? चौथा कौन-कौन से सॉल्यूशंस को लेना सही नहीं है? पाँचवाँ डिसीजंस मेकिंग का। ठीक है? और इसी पे बेस जो है आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तो बेसिकली जो फॉर्मेट होगा सीएसआईआर, सीएएसई के एग्ज़ाम में डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग का, वो कैसा होगा? आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशंस दी जाएगी। हाइपोथेटिकल सिचुएशंस दी जाएगी। अब ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्या होता है सर? आपको एक स्टोरी दिया जाएगा, एक छोटा-सा जो है लाइन लिखा हुआ रहेगा, जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि सपोज़ करिए कि आप जो है किसी फ़ील्ड में कोई ऑफ़िसर हो या फिर आप एक आम नागरिक हो, आप रिस्पॉन्सिबल सिटिज़न हो या फिर आप किसी केस के विक्टिम हो, जिसके साथ किसी तरह का कुछ गलत व्यवहार हुआ है, दुर्व्यवहार हुआ है। तो इन सब सिचुएशंस में आपको कुछ ऑप्शंस दिए जाएँगे और आपको बताना है कि इस ऑप्शंस में बेस्ट इसका सॉल्यूशन क्या है? या इन ऑप्शंस में जो एक्चुअल आपका प्रॉब्लम है वो क्या है? या फिर इन सिचुएशंस में जो बेस्ट डिसीजन होना चाहिए आपका वो क्या होना चाहिए? ठीक है? क्लियर हो गया? सो बेसिकली जो क्वेश्चंस का फॉर्मेट होगा वो क्या होगा? एक हाइपोथेटिकल सिचुएशंस दी हुई रहेंगी और उसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस होंगे। अब ये जो हाइपोथेटिकल सिचुएशंस होते हैं या अभी तक जितने सारे पेपर हुए हैं डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग का, तो वहाँ पे 3 केस बना हुआ है या 3 तरह का रूल है होता है जो आपको निभाने होते हैं। मतलब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप जो है 3 पर्टिकुलर रोल या 3 पर्टिकुलर किरदार निभाते हो, जिसमें जो पहला जो केस बनता है वो होता है कि आपको एक ऑफिसर या एक पोस्ट का इंचार्ज बना दिया जाता है। जैसे आप सपोज़ करो कि किसी स्कूल के टीचर हो या फिर आप कोई सेक्रेटरी हो या फिर आप किसी ऑफिस के इंचार्ज हो या फिर आप बॉस हो या फिर आप बहुत टॉप लेवल के मैनेजर हो, ठीक है? तो इस तरह से कुछ भी आपको दे दिया जा सकता है। आप एक अधिकारी हो,
इनमें से कोई भी आपको एक रोल दे दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग एक सिचुएशंस दी जाएगी और उस सिचुएशन में आपको या तो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने को बताया जाएगा कि आप बताओ कि इस यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, या फिर आपको जो सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन में बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड करने को बोला जाएगा, या फिर आपको एक पर्टिकुलर डिसीजन लेने के लिए बोला जाएगा कि मतलब आपको चार ऑप्शंस दिए रहेंगे, आपको सिर्फ चूज करना है कि इनमें से बेस्ट डिसीजन कौन सा है। आप बोलोगे बड़ा आसान है ये चीज, ठीक है, लेकिन ये आसान तब है जब आप इस पे प्रैक्टिस करते हो तो, क्योंकि डिप्लोमेटिक आंसर्स होते हैं यहाँ पे, आपको बहुत अच्छे से उस फील्ड का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चंस पूछ लिया जहाँ पे आपका इमोशंस हावी हो गया वहां पे, तो वहाँ पे आंसर फिर गलत होने के चांसेस है। आपको जो भी लिमिटेशंस है आपके पोस्ट की, आपको जो भी रोल दिया गया है आपके क्वेश्चंस में, उस रोल के अकॉर्डिंग आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके दायरे कितने हैं, आपकी लिमिटेशंस कौन-कौन सी हैं, उन सब चीज़ों को समझ करके आंसर देना पड़ता है। ये नहीं कि बस मन में सोचा कि भाई ये होना चाहिए और ये मार करके आ गए, वो चीज़ नहीं हो सकता। दूसरा जो टाइप बनता है यहाँ पे क्वेश्चंस का, वो होता है क्वेश्च जहाँ पे आपका एक रोल होगा कॉमन पर्सन का। मतलब जो क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको बोल दिया जाएगा, सपोज़ आप एक सीनियर सिटीज़न हो या आप एक सिटीज़न हो इंडिया के और इस तरह की चीज़ें हो रही है भारत में, तो आप इनमें से कौन-सा स्टेप लोगे? ठीक है? तो उस तरह के क्वेश्चंस में जो है आपको एज़ अ कॉमन जो आइडल नागरिक होता है, सिटीज़न होता है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको चीज़ों को जज करना पड़ेगा। तीसरा जो केस है वो है रोल ऑफ नथिंग का, मतलब आपको कुछ नहीं दिया गया है, कोई रोल नहीं दिया गया है। आपको सिंपल एक क्वेश्चंस दी गई है और यहाँ पे एज़ अ स्टूडेंट जो क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा है वो क्वेश्चन रीड करेगा और उसके अकॉर्डिंग जो सही ऑप्शन होना चाहिए उस सही ऑप्शन पे वो टिक लगा करके आ जाएगा। ठीक है? सो बेसिकली यही 3 टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा सीखोगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे 10 से 12 क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे डाले हुए हैं। अब आते हैं पहले नंबर के क्वेश्चन पे। पहला नंबर का क्वेश्चन है, यू आर द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए विलेज एडमिनिस्ट्रेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन इन एन आइसोलेटेड एपिडेमिक हिट विलेज एंड यू आर लेफ्ट विथ ओनली वन वैक्सीन। आप एक ऐसे विलेज जो कि एपिडेमिक से हिट हुआ है, आपको उस वहां पर वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिंग डिपार्टमेंट का ऑफिसर इंचार्ज बनाया गया और आपके पास एक ही वैक्सीन बचा हुआ है। देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ दैट वैक्सीन फ्रॉम द ग्राम प्रधान एंड ऑल्सो अ पुअर विलेजर। ठीक है, अब इस वैक्सीन की रिक्वायरमेंट जो है दो लोगों को है, एक ग्राम प्रधान को और एक गरीब विलेजर को। यू आर बीइंग प्रेशराइज्ड बाय ग्राम प्रधान टू इशू द वैक्सीन टू हिम। अब ग्राम प्रधान के द्वारा आप पर एक प्रेशर क्रिएट करा जा रहा है कि ये वैक्सीन जो है वो ग्राम प्रधान के लिए क्या करे, इशू कर दे, मतलब आप ग्राम प्रधान के लिए इशू कर दो। यू वुड आप करोगे, आप क्या स्टेप लोगे? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चारों स्टेप्स अच्छे से आपको सुनना है, समझना है और फिर आपको समझना है कि कौन-सा इसमें ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है? तो पहला जो ऑप्शन है वो है, इनिशिएट द प्रोसीजर टू एक्सपेडिट द नेक्स्ट सप्लाई विदाउट इश्यूइंग द वैक्सीन टू आइदर। पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि चूँकि आपके पास 1 वैक्सीन बची है और 2 लोग हैं, तो आप ये वैक्सीन जो है दोनों में से किसी को इश्यू नहीं करोगे और आप नेक्स्ट सप्लाई के लिए आप प्रोसेस इनिशिएट कर दोगे। मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो आपके पास वैक्सीन है वो आपने किसी को नहीं दी दोनों में से और आपने जो है नेक्स्ट सप्लाई के लिए, कि शॉर्टेज हो गया है वैक्सीन का और नेक्स्ट सप्लाई के लिए जो है आपने ऑर्डर इश्यू कर दिया। ठीक है? कि नेक्स्ट सप्लाई आएगी भई तब सबको मिलेगा। ठीक है? सेकंड जो ऑप्शन है वो है, अरेंज वैक्सीन फॉर द पुअर विलेजर फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ अनदर एरिया। जो गरीब विलेजर है उसके लिए आप किसी और एरिया से वैक्सीन अरेंज करोगे। ठीक है? अब चूंकि आपके पास एक वैक्सीन बची हुई है और जो ग्राम प्रधान है वो आप पे प्रेशर बना रहा है, तो अब क्या करना होगा? अब ऑब्वियस है कि जो है आपने क्या करा है कि ग्राम प्रधान को अगर आप कंसीडर करोगे तो उस समय विलेजर्स के लिए कोई सेकंड ऑप्शन ढूँढना पड़ेगा। तो अपने पास के एरिया में जो डिस्ट्रीब्यूटर है, आपने वहाँ से वैक्सीन जो है अरेंज करवाने का डिसीजन लिया। तीसरा ऑप्शन है, आस्क बोथ टू अप्रोच अ डॉक्टर। आप दोनों से कहोगे कि डॉक्टर के पास जाओ एंड गेट एन इनपुट अबाउट द अर्जेंसी। अब जो है थर्ड ऑप्शन जो है वो ये कह रहा है कि आप दोनों को कहाँ भेज रहे हो? डॉक्टर के पास, और उस वहाँ पे पता ये करवा रहे हो कि दोनों में से ज़्यादा अर्जेंट किसे है।
चौथा ऑप्शन है अरेंज वैक्सीन फॉर द ग्राम प्रधान फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ अनदर एरिया। बी के जैसा ही है। ग्राम प्रधान के लिए आप क्या करोगे, कहीं और किसी और एरिया से जो है आप वैक्सीन का बंदोबस्त कर दोगे। ठीक है, 4 ऑप्शंस हैं। अब देखो पहला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये सॉल्यूशन नहीं हुआ। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जो है ये उस प्रेजेंट सिचुएशन में ये पॉसिबल नहीं है, ये सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप ऑफिसर इंचार्ज हो और आपके पास एक वैक्सीन बची हुई है। आपके पास जब तक पूरी तरह से वैक्सीन खत्म नहीं हो जाती, आप नेक्स्ट के लिए इश्यू नहीं कर पाओगे। तो यानी जो पहला ऑप्शन हो गया वो गलत हो गया, वो सूट भी नहीं कर रहा है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। सेकंड ऑप्शन जो है आपने पुअर विलेजर्स के लिए जो है किसी और एरिया से जो है आपने वैक्सीन को अरेंज करवाया, या ग्राम प्रधान के लिए किसी और एरिया से आपने वैक्सीन को अरेंज करवाया। ये टाइम टेकिंग होगा। सी जो ऑप्शन है वो बहुत ज़्यादा एप्रोप्रिएट है यहाँ पे, और एग्ज़ैक्टली यहाँ पे फिट हो रहा है कि आपने पहले ये सोचा कि भई दोनों में ज़्यादा अर्जेंट किसे है, ये पहले पता कर लेते हैं। हो सकता है कि ग्राम पंचायत जो है, जो आपको धमकी दे रहा है, प्रेशर बना रहा है आप पर कि भई मेरे लिए इश्यू करवा दो। हो सकता है कि वास्तविक में उसे बहुत ज़्यादा अर्जेंट हो वैक्सीन का, और अगर उसे नहीं दिया गया, तो वो डेथ कर सकता है। या फिर सेम केस हो सकता है किसके साथ? जो पुअर विलेजर है उसके साथ। तो इस केस में आपको करना क्या है? ये पता करवाना है डॉक्टर से कि दोनों में अर्जेंट किसे है। जिसे अर्जेंट होगा आप पहले वैक्सीन उसे दे दोगे, और दूसरे वाले को कहो ये कह सकते हो कि आपको ज़्यादा अर्जेंट नहीं है, आप 24 घंटा या 48 घंटा के बाद भी आपको इंजेक्शन दिया जा सकता है, वैक्सीन दिया जा सकता है, और उस समय तक अरेंज करवा लेंगे दूसरा वैक्सीन, और फिर वो डोज़ आपको दे दी जाएगी। ठीक है? तो सी वाला जो ऑप्शन है ये मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है, या सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एज अ सिटीजन यू हैव सम वर्क विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। आप यहाँ पे एक सिटीजन हो, इस क्वेश्चंस के अनुसार आपका जो रोल है वो क्या है? एक सिटीजन का रोल है। The official calls you again and again, and without directly asking you, send out fillers for a bribe. As a citizen, you have some work with the government department. आप एक सिटीजन हो और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपका कोई काम है। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपका कोई काम फंसा हुआ है। अब ऑफिशियल्स जो हैं आप वो आपको बार-बार बुला रहे हैं, लेकिन आपका काम नहीं कर रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, वो विदाउट डायरेक्टली आस्किंग यू सेंडिंग आउट फिलर्स फॉर अ ब्राइब। फिलर्स का मतलब हो गया, कोई हो गया पियून हो गया, कोई चपरासी हो गया, या फिर कोई पर्सन हो गया जिससे आपके कान में ये बात डलवाया उन्होंने कि भाई 2000 रुपए बोलो देने के लिए और आपका काम तुरंत हो जाएगा। ठीक है? यू वांट टू गेट योर वर्क डन। आप चाहते हो कि आपका काम कंप्लीट हो जाए। आप जिस चीज़ के लिए जा रहे हो, ऑफ़िस बार-बार दौड़ रहे हो, वो काम कवर हो जाए। तो आप क्या करोगे? यू वुड। ठीक है, आप क्या काम करोगे? यहाँ पे क्या डिसीज़न लोगे? ये पूछा गया है। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है गिव अ ब्राइब, जो आजकल मोस्ट ऑफ द टाइम लोग करते हैं। ठीक है? कि आप जो है क्या करोगे? ब्राइब दे दोगे, यार झंझट हटाओ यार, बार-बार जाना, 2000 दे देते हैं, काम खत्म करते हैं। ठीक है? तो पहला ऑप्शन है ब्राइब दे दोगे। दूसरा ऑप्शन है बिहेव एज इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड द फिलर्स एंड परसिस्ट विथ योर एप्लीकेशन। आप ऐसा बिहेव करोगे कि जो फिलर्स ने आपके कान में जो बात डाली है, जो संदेश आपको पहुंचाया है, आपको वो समझ में ही नहीं है। आप जानते ही नहीं कि आपको पता ही नहीं कि किसी ने कुछ कहा है। आप वापस से जो है वही स्टाइल से कि भाई मेरा एप्लीकेशन ये है, मेरा ये वर्क है, और जिसके लिए मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, और सामने वाले को ये काम करके देना पड़ेगा। ठीक है? आप वही चीज़, वही जैसा चल रहा था वैसा ही आप उसे फॉलो करोगे। थर्ड ऑप्शन है गो टू द हायर ऑफिसर फॉर हेल्प एंड वर्बली कंप्लेन अबाउट फिलर्स। आप क्या करोगे? उस ऑफिसर से, ऊपर के ऑफिसर्स के पास जाओगे, और वहां पे वर्बली जाकर के बोलोगे कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। चौथा ऑप्शन है सेंड इन अ फॉर्मल कंप्लेन। चौथा ऑप्शन क्या है? आप एक फॉर्मल कंप्लेन जो है आप भेजोगे। ठीक है? ऑफिसर्स के पास या उस डिपार्टमेंट में कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। देखो, जो क्वेश्चन है इसका आंसर बहुत आराम से सोचा जा सकता है। सपोज करिए, मैं एक अगेन एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ। सपोज करो कि आप नॉर्मल सिटीजन हो,
और आपकी इलेक्ट्रिसिटी को गवर्नमेंट ने कट कर दिया, आपके स्टेट की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने। आप उस डिपार्टमेंट में गए और आपने पता करा, तो ये बोला गया है कि आपके घर पे इतना का बिजली बिल, इतने रुपए का बिजली बिल बाकी है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 7,000 का बिजली बिल बाकी है और वो अनपेड अमाउंट है। आप लोगों को बार बार कंप्लेन करी गई है, लेकिन जो है आप लोगों ने सुना नहीं। ठीक है, आपने वेरीफाई करा तो ये पता चला कि जो है सच में ये था, तो आपने 7,000 पे कर दिया और जो ऑफिसर्स थे उन्होंने कहा कि 24 घंटे के अंदर अंदर मेरा कोई आदमी आकर के आपका कनेक्शन करके जाएगा, ठीक है, ताकि वापस से रिकनेक्ट हो जाए इलेक्ट्रिसिटी। तो अब जो है आप बार बार जो है आपने देखा कि 24 घंटे बीत गए, 48 घंटे बीत गए 72 आवर्स हो गया, लेकिन अभी तक आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन नहीं आया। आप दोबारा गए ऑफिस, तो ऑफिसर्स ने बोला कि हाँ हाँ आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, ऐसे वो टाल रहे हैं, हर दिन टाल रहे हैं, ऐसे करते करते 10 दिन पार हो गए। 10 दिन से आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ठीक है। अब जो है वो आप बार बार ऑफिसर्स के चक्कर काट रहे हो, इतने में ऑफिसर्स का कोई प्यून आता है, वो कहता है कि भाई ये लोग ऐसे नहीं जोड़ते, इलेक्ट्रिसिटी वापस से रिकनेक्ट नहीं करते, आपको इन्हें 2,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो अगर आप 2,000 रुपये दे दोगे तो 5-6 घंटे के अंदर अंदर इनका कोई आदमी जाकर के कनेक्शन करवा जाएगा, ठीक है। अब इस सिचुएशन पे आप क्या करोगे? आपने ऑलरेडी पहले जो ड्यू था 7,000 का वो आपने पे करा है। आपको ऑफिसर जो है कह रहे हैं कि कनेक्शन हो जाएगा, 24 घंटे के अंदर हो जाएगा, लेकिन 10 दिन हो गए हैं अभी तक कनेक्शन नहीं हुआ। तो आप क्या करोगे इस सिचुएशन पे? तो जो सबसे फॉर्मल डिसीजन है यहाँ पे वो ये होता है कि आप उस डिपार्टमेंट के असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो होंगे या असिस्टेंट इंजीनियर जो होता है उसके पास जाओगे, ठीक है, हेड ऑफिस कहते हैं उसे, वहां पे जाकर के आप उस पर्सन से मिलोगे, उस डिपार्टमेंट का जो हेड होगा, और उनसे सारी बातें डिस्कस करोगी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, हमने जो है जो भी बकाया था हमने पे कर दिया, ऑफिसर्स ने कहा कि 72 आवर्स के अंदर या फिर 24 आवर्स के अंदर अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, लेकिन सर 10 दिन हो गया है अभी तक किसी तरह का कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है, ठीक है, 10 दिन से हम लोग विदाउट इलेक्ट्रिसिटी जो है अपना लाइफ जी रहे हैं। तो अब जो है, अब वो बताएगा, वो ऑफिसर बताएगा कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। या तो वो डायरेक्ट जो है जिससे आपकी बात हुई है उसे बुला करके वो पूछेगा, या फिर आपको बोलेगा कि एक फॉर्मल कंप्लेन लिखिए, तब जा करके आप एक फॉर्मल कंप्लेन लिखोगे। तो ये ऑप्शन एग्जैक्टली नहीं हुआ, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? या वर्बली जो है हायर ऑफिसर से जाकर के मिलोगे और अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करोगे। तो सी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ ग्रुप ऑफ सिटीजन्स इज कंसर्न्ड अबाउट राइजिंग एयर पोल्यूशन लेवल्स इन देयर एरिया। एक सिटीजन्स का ग्रुप है, एक नागरिकों का ग्रुप है जो चिंतित है एयर पोल्यूशन के बढ़ने की वजह से उनके एरियाज में। हाउ वुड यू एड्रेस देयर एनवायरमेंटल इशू? आप जो है उनके प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपका इन सिटीजन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, भारतीय हैं भारतीय हैं, भारतीय भारतीय भाई भाई, ये चीज़ अलग हो गया, ठीक है, वो उसकी मैं बात नहीं कर रहा यहाँ पे। आप जो है, आपको यहाँ पे किस रोल के द्वारा एड्रेस किया जा रहा है? एज एन स्टूडेंट। आप सिर्फ सिंपली यहाँ पे स्टूडेंट हैं, यानी कि आपका कोई रोल नहीं है। आपको बताया जा रहा है कि ऐसा सिचुएशन होगा या फिर ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे सिटीजन्स का कुछ ग्रुप है जो अपने एरिया में एयर पोल्यूशन की वजह से परेशान हैं, तो आप एज अ स्टूडेंट जो है उनकी किस तरीके से हेल्प करोगे? पहला ऑप्शन है कोलैबोरेट विथ एनवायरमेंटल एजेंसीज टू मॉनिटर एयर क्वालिटी। आप सबसे पहला स्टेप क्या ले सकते हो कि एनवायरमेंटल एजेंसीज के पास जाकर के आप पहले ये पता करो कि एयर क्वालिटी जो है उसका लेवल क्या है, क्या वो सच में डिग्रेड हुई है, क्या ये हम करें? पहला स्टेप। दूसरा जो है वो क्या है? दूसरा ऑप्शन, इम्प्लीमेंट रेगुलेशंस ऑन इंडस्ट्रियल इमिशंस टू रिड्यूस पॉल्यूशन। पॉल्यूशन कम करने के लिए इंडस्ट्रियल इमिशंस, जो इंडस्ट्री के द्वारा जो भी केमिकल्स जो है निकल रहा है इंडस्ट्री के द्वारा, जिसके द्वारा जो है पॉल्यूशन हो रहा है एयर में, आप उसके अगेंस्ट जो है कुछ रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करवाओगे। ये सेकेंड ऑप्शन हो गया। थर्ड ऑप्शन है प्रमोट पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन ऑन एयर क्वालिटी एंड पॉल्यूशन रिडक्शन।
आप क्या करोगे, अवेयरनेस फैलाओगे कि एयर क्वालिटी को क्या करना है, हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और पॉल्यूशन को रिड्यूस करने की ज़रूरत है। चौथा ऑप्शन है डिसरिगार्ड द कंसर्न एज्यूमिंग दे आर एग्जेगरेटेड। आप उसे क्या करोगे, इग्नोर कर दोगे इस सिचुएशन को, यार ठीक है ऐसा है चलता है। अब देखो चौथा ऑप्शन जो है जनरली लोग करते हैं, जैसे दिल्ली में अगर मान लेते हैं दिवाली के बाद वाले दिन या कुछ वीक तक जो है, दिवाली के बाद कुछ वीक तक पॉल्यूशन का लेवल बहुत हाई होता है। तो उस सिचुएशन में सारे लोग जो है न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन एक्शन लेता कोई भी नहीं है, सब इग्नोर कर देते हैं। तो यही तो प्रैक्टिकल लाइफ में हो गया। आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं लिखनी, आपको जो मोरालिटी कहती है वो आपको बताना है कि क्या यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग या आइडियल सिटीज़न के अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए। ठीक है? तो जो चौथा ऑप्शन है वो तो गलत हो गया। पहला ऑप्शन क्या है कि आप एनवायरमेंटल एजेंसीज़ के पास जाओगे और जाकर के पहले पता करोगे कि एयर क्वालिटी का क्या अभी सिचुएशन है। तो ये एक सटीक ऑप्शन है यहाँ पे, पहला वाला ऑप्शन। ठीक है? अभी दूसरा पे नहीं गया, तीसरा पे नहीं गया। ठीक है? पहला ऑप्शन यहाँ पे सही लग रहा है कि जैसे ही आपको ये पता चला कि जो सिटीज़न्स का जो ग्रुप है, वे एयर पॉल्यूशन की वजह से, एयर पॉल्यूशन बढ़ने की वजह से वो चिंतित है, अपने एरियाज़ में परेशान। अब ये नहीं कहा गया है कि आप भी उसी एरिया के हो, ये हो सकता है कि आप किसी और एरिया के हो, ठीक है? तो आपको सबसे पहला स्टेप ये लेना पड़ेगा कि उस एरिया का क्या पॉल्यूशन लेवल है, आपको उसे समझना पड़ेगा, उसे जानना पड़ेगा। क्या वो सच में इतना बड़ा इश्यू हो गया है कि सिटीज़न्स जो हैं, सच में परेशान होने की उन्हें ज़रूरत है या फिर नहीं ज़रूरत है? तो ये पहला स्टेप होगा कि आप उस एरिया की जो एनवायरमेंटल एजेंसीज़ होंगी, आप वहाँ पे जाकर के एयर क्वालिटी को मॉनिटर करो, पता करो कि जो है कि मतलब चीज़ें जो है सच में बिगड़ी हुई हैं या कुछ जो है ठीक-ठाक है। तो पहला ऑप्शन कोलैबोरेट करना है आपको एनवायरमेंटल एजेंसीज़ के साथ टू मॉनिटर एयर क्वालिटी। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है इम्प्लीमेंट रेगुलेशंस ऑन इंडस्ट्रियल एमिशंस टू रिड्यूस पॉल्यूशन। आप इम्प्लीमेंट करोगे रेगुलेशंस को, कुछ लॉज को, ठीक है, इंडस्ट्रियल एमिशंस पर। तो अब चूंकि यहाँ पे आपका रोल डिफाइन नहीं करा गया है कि आप कौन हो, ठीक है, तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग तो आप कोई भी नहीं हो, आप एज स्टूडेंट ही हो, आप जो क्वेश्चन पढ़ रहा है और आपको उसके अकॉर्डिंग जो है जवाब देना है। तो लॉ को इम्प्लीमेंट करवाना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे फिट नहीं हुआ। टी ऑप्शन है प्रमोट पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन ऑन एयर क्वालिटी एंड पॉल्यूशन रिडक्शन। ये भी सही ऑप्शन है यहाँ पे। तो पहला और तीसरा ये यहाँ पे एग्जैक्टली फिट हो रहा है। तो अगर आप एज अ स्टूडेंट, आपको एक सिचुएशन दी गई है जहाँ पे ग्रुप ऑफ सिटीजन जो हैं एयर पॉल्यूशन की बढ़ने की वजह से परेशान हैं अपने एरिया में, तो उस सिचुएशन में आपको दो स्टेप्स लेने पड़ेंगे। एक स्टेप ये होगा कि आप सबसे पहले उस एरिया में पॉल्यूशन का लेवल कितना खराब हुआ है वो पता करें, और अगर सिचुएशन डिग्रेड हो रखी है वहाँ पे, तो आपको उससे रिलेटेड अवेयरनेस उस एरिया में लानी ज़रूरी है। ठीक है? आप उसके लिए कैंपेन कर सकते हो, अवेयरनेस कैंपेन, जहाँ पे पॉल्यूशन कैसे कम करना है, एयर क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करना है, वो आप बता सकें। तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है? अगर यहाँ पे क्वेश्चन ये होता कि आप एक ऑफिसर्स हैं, ठीक है? आप उस एरिया के एक इंचार्ज हो, ऑफिसर हो या सेक्शन ऑफिसर हो या कुछ किसी भी तरह के ऑफिसर हो वहाँ पे, तो वहाँ पे जो ऑप्शन बी जो होगा वो भी वहाँ पे सही हो जाता कि आप उस एरिया में जितने भी इंडस्ट्रियल इमिशंस हो रहे हैं, वे सारे नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या वहाँ पे जो भी नियम होना चाहिए, उसे वहाँ पे लागू करवाना, ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती। ठीक है? क्लियर हो गया? सो ए एंड सी यहाँ पे दोनों आंसर ए एंड सी दोनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू हैव बीन आस्क्ड टू गिव एन एक्सप्लेनेशन फॉर नॉट अटेंडिंग एन इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल मीटिंग। आपके पास एक्सप्लेनेशन के लिए पूछा गया है, आपको एक्सप्लेनेशन देने के लिए कहा गया है कि आपने जो ऑफिशियल इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल मीटिंग थी आपने अटेंड क्यों नहीं करी। ठीक है, योर इमीडिएट बॉस हु हैज नॉट इन्फॉर्म्ड यू अबाउट द मीटिंग इज नाउ पुटिंग प्रेशर ऑन यू नॉट टू प्लेस एन एलिगेशन अगेंस्ट हिम और हर। यू वुड, आप क्या करोगे। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आपका जो बॉस है, आपका जो ऑफिसर है, उसने जो इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाली थी, आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी।
तो जब तक उन्होंने नहीं दी तब तक आपको पता नहीं चलेगा। अब क्या हुआ कि वो मीटिंग जैसे ही खत्म हो गई, तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आया कि आप इसे प्रॉपर एक्सप्लेन करो कि आपने उस इम्पोर्टेंट ऑफिशियल मीटिंग को क्यों नहीं अटेम्प्ट करा। ठीक है? अब आपका बॉस क्या कर रहा है, आपको आपके ऊपर प्रेशर बना रहा है कि भाई तुम्हें मेरा नाम नहीं इसमें लेना है। उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? पहला ऑप्शन है सेंड अ रिटन रिप्लाई एक्सप्लेनिंग द फैक्ट। आप एक रिटन में रिप्लाई दोगे, जहाँ पे आप फैक्ट्स बताओगे। दूसरा है सीक एन अपॉइंटमेंट विद द टॉप बॉस टू एक्सप्लेन द सिचुएशन। अब आपका जो बॉस था, उसका भी कोई अगर बॉस है, तो आप उससे जाकर के उसके साथ अपॉइंटमेंट लोगे और अपना सिचुएशन जो है एक्सप्लेन करोगे। तीसरा है एडमिट योर फॉल्ट टू सेव द सिचुएशन। आप अपनी गलती एक्सेप्ट कर लोगे ताकि सिचुएशन को बचाया जा सके, यानी जो बॉस हैं आपके, उन्हें बचाया जा सके। चौथा ऑप्शन है पुट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द कोऑर्डिनेटर ऑफ द मीटिंग फॉर नॉट इन्फॉर्मिंग। आप जो मीटिंग का जो कोऑर्डिनेटर था, आप उस पे जो है अपना ये आरोप लगा दोगे कि भाई ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इन्फॉर्म करना और उसने इन्फॉर्म नहीं करा, जिसकी वजह से मुझे पता नहीं चला। देखो, अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया जाए जहाँ पे आप एक स्पेशल पोस्ट पे हो, आप किसी भी चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, आपको एक पोस्ट दी गई है, ठीक है? या फिर आप रिक्रूटेड हो कहीं पे। तो जो नॉर्म्स कह रहे हैं, जो कानून कह रहा है, जो लॉ कह रहा है, आपको उसे ही फॉलो करना पड़ेगा, अपने सारे इमोशंस को साइड में रखकर। ठीक है? सारे इमोशंस साइड में होने चाहिए और जो एक्चुअल में जो वहाँ पे होना चाहिए, आपको वो डिसीज़न लेने पड़ेंगे। सो यहाँ पे इस सिचुएशन में, ठीक है, भले ही आपका बॉस कोई भी हो, आपकी उससे बहुत ज़्यादा बन रही हो, ठीक है, लेकिन फिर भी उस सिचुएशन में आपको जो फैक्ट है वो बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आपको एक्सप्लेन करना था, ठीक है? आपको एक्सप्लेन करना था कि आपने इम्पोर्टेंट मीटिंग क्यों नहीं अटेम्प्ट करी। तो आप डायरेक्ट उस बॉस के पास जाकर के आप चीज़ों को नहीं बताओगे, क्योंकि आपको एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है, तो एक्सप्लेन वर्ड इसमें मेंशन है और रिटन रिप्लाई मेंशन है। तो आप क्या करोगे, एक रिटन रिप्लाई दोगे और उस रिप्लाई में आप सारे फैक्ट्स को डालोगे कि ये बात हुई थी, जिसकी वजह से मुझे इस मीटिंग के बारे में पता नहीं चला। तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। दूसरा, तीसरा और चौथा जो है ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ लोकल ठग, ठीक है? एक ठग है, ठीक है? जो ठगने का काम करता है, हैज़ स्टार्टेड इल्लीगल कंस्ट्रक्शन ऑन योर वैकेंट प्लॉट। एक खाली प्लॉट है, जहाँ पे इल्लीगल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया गया है एक ठग के द्वारा। He has refused your request to vacant and threatened you of dire consequences in case you do not sell the property at a cheap price to him. You would, आप क्या करोगे? क्वेश्चन है कि एक एरिया का एक गुंडा है, एक लोकल ठग है, ठीक है? जिसने क्या करा, आपके जमीन पे जो है एक इल्लीगल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया। जब आपने उससे बात करनी चाही और ज या फिर जब आपने उसे वहाँ से हटाना चाहा, तो उसने आपको धमकी दी कि वो ऐसा नहीं करेगा और आपने उसे प्रॉपर्टी को कम दाम में नहीं बेच दिया, तो फिर परिणाम के लिए आप जो है तैयार रहना, मतलब धमका रहा है आपको। तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? पहला ऑप्शन है सेल द प्रॉपर्टी एट द चीप प्राइस टू हिम। आप जो प्रॉपर्टी होगा, उसे चीप प्राइस में उसे बेच दोगे। दूसरा है गो टू द पुलिस फॉर नेसेसरी एक्शन। तीसरा है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम योर नेबर्स। जो आपकी जो ज़मीन है उसके आस-पास अगर कोई नेबर है तो आप उससे हेल्प लोगे। चौथा है नेगोशिएट विद द गून टू गेट अ हायर प्राइस, या फिर आप उस गुंडे के साथ जो है नेगोशिएट करो कि नहीं, नहीं भैया बहुत कम प्राइस दे रहे हो आप, थोड़ा-सा ज़्यादा करो तो फिर मैं आपको बेचूँगा। ठीक है, देखो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तीनों तो होगा ही नहीं। जब भी कुछ इल्लीगल एक्टिविटीज़ हो गई आपकी ज़मीन पे, तो आप सीधा पुलिस पे जाकर के क्या करोगे, कंप्लेंट दर्ज करोगे। ठीक है, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है यू हैव टेकन अप अ प्रोजेक्ट टू क्रिएट नाइट शेल्टर फॉर होमलेस पीपल ड्यूरिंग द विंटर सीजन। ठीक है, विंटर सीजन पे आपको एक प्रोजेक्ट दिया गया कि जो होमलेस पीपल हैं उनके लिए एक नाइट शेल्टर बनाने को। विदिन अ वीक
of establishing the shelter, you have received complaints from the residents of the area about the increase in theft cases with a demand to remove the shelters. You would, आप क्या करोगे? क्वेश्चन है कि आपको आपके ऊपर में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि जो होमलेस पीपल हैं उनके लिए आप क्या करोगे? नाइट शेल्टर बनाओगे। तो जिस एरिया में आपने नाइट शेल्टर बनवाया, वहाँ पर विदिन अ वीक जो है, वहाँ के रेसिडेंट्स ने, वहाँ के लोगों ने जो है ये कंप्लेन देनी शुरू कर दी कि उस एरिया में जो है चोरियाँ ज़्यादा होने लगी हैं बिकॉज़ ऑफ दिस शेल्टर। मतलब इस शेल्टर के लोग जो हैं वो चोरी ज़्यादा करने लगे हैं उस एरिया में। अब उन्होंने आपको कंप्लेन करनी शुरू कर दी कि जो है यहाँ हमारे यहाँ पे चोरियाँ ज़्यादा होने लगी हैं, तो इस शेल्टर को यहाँ से आपको हटाना होगा। ठीक है? तो उस सिचुएशन में आप कौन-सा स्टेप पहले लोगे? पहला ऑप्शन है आस्क देम टू लॉन्च अ रिटन कंप्लेंट इन द पुलिस स्टेशन। आप यहाँ पे उन्हें कहोगे कि भई आपको पुलिस स्टेशन में जाकर के आप कंप्लेंट दर्ज करो। दूसरा ऑप्शन है एश्योर रेसिडेंट्स ऑफ एन इंक्वायरी इनटू द मैटर। आप जो रेसिडेंट है, जो निवासी हैं जिन्होंने आपसे कंप्लेन करी है, आप उन्हें एश्योर करोगे कि मैं इस मैटर की जाँच करूँगा। तीसरा जो ऑप्शन है आस्क रेसिडेंट्स टू कंसीडर द ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट मेड। आप जो है रेसिडेंट्स को बोलोगे ह्यूमैनिटेरियन जो एफर्ट्स हैं वो करना चाहिए, आपको मानवीय प्रयास करने की कोशिश करनी चाहिए। चौथा ऑप्शन है कंटिन्यू विद द प्रोजेक्ट एंड इग्नोर द कंप्लेन। आपको जो प्रोजेक्ट दिया गया है आप उसी पे काम करते रहोगे और कंप्लेन को इग्नोर करोगे। ठीक है? ये चार चार आपको यहाँ पे सॉल्यूशंस दी गई हैं, आप इनमें से कौन सा सॉल्यूशन प्रेफर करोगे? तो बहुत सिंपल है इसे गेस करना। सबसे पहले क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल हो वहाँ पे उस नाइट शेल्टर को क्रिएट करने के लिए और कंप्लेन आपको की जा रही है, तो सबसे पहला स्टेप ये है कि जो लोग कंप्लेन कर रहे हैं, उन्हें आप कहोगे कि ठीक है, मैं एक बार जाँच करता हूँ कि क्या माजरा है। फिर अगर वो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाए, तब जाकर के जो है आप सामने वाले को कहोगे कि आप पुलिस स्टेशन चलिए और वहाँ पे हम पुलिस की मदद लेंगे ये जाँच करने के लिए कि दोषी कौन है। ठीक है? सो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा, वो होगा एश्योर रेसिडेंट्स ऑफ एन इंक्वायरी इनटू द मैटर। क्योंकि देखो, तीसरा ऑप्शन परफेक्ट नहीं बैठा क्यों आपसे कोई कंप्लेन करने के लिए आ रहा है और आप बोले कि भाई मानवीय व्यवहार करो, जो लोग जिनके पास घर नहीं है, उन्हें घर तो मिल गया ना सोने के लिए, अब ठंड तक रुक जाओ, चोरियाँ हो रही है तो थोड़ा-सा बर्दाश्त कर लो क्योंकि ये यहाँ पे लोग मर जाएँगे ठंड की वजह से। ठीक है? तो ये चीज़ जो है कहना यहाँ पे सूट नहीं करता। आपको सबसे पहले ये बोलना पड़ेगा कि ठीक है, चोरियाँ हो रही हैं, मैं ज़रूर देखूँगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, ठीक है? और आगे से इस तरह की चीज़ें ना हों, आप एश्योर करोगे उन्हें। तो बी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे फिट बैठ गया, ठीक है? तो देखो क्वेश्चन्स इसी टाइप के आएँगे, आपको वहाँ पे डिसीज़न्स लेना है सही तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू हैव टू अकम्प्लिश अ वेरी इंपोर्टेंट टास्क फॉर योर हेडक्वार्टर्स विदिन द नेक्स्ट 2 डेज़। नेक्स्ट 2 डेज़ में आपको अपने हेडक्वार्टर में जो है रिपोर्ट करना है फॉर अ पर्टिकुलर इम्पोर्टेंट टास्क। यू हैव टू अच्छा अकम्प्लिश करना है, बहुत इम्पोर्टेंट टास्क आपको दिया गया है जो आपको पूरा करना है अपने हेडक्वार्टर में नेक्स्ट 2 डेज़ के अंदर। सडनली यू मीट विथ एन एक्सीडेंट, लेकिन अचानक से आपका क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया। द ऑफिस इंसिस्ट दैट यू कंप्लीट द टास्क। अब जो ऑफिस है वो आपसे बार-बार कह रहा है, इंसिस्ट कर रहा है आपको कि टास्क कंप्लीट करके दो। तो उस सिचुएशन पे आप क्या करोगे? पहला ऑप्शन है आस्क फॉर एन एक्सटेंशन ऑफ डेडलाइन। जो काम होगा उसका डेडलाइन बढ़ाने के लिए आप एक एक्सटेंशन की माँग करोगे कि भई जो है 2 दिन का जो काम था उसे जो है आपको बढ़ा करके कुछ थोड़ा लंबे समय तक आपको करना पड़ेगा। जैसे थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए मुझे। दूसरा इन्फॉर्म हेडक्वार्टर्स ऑफ योर इनएबिलिटी टू फिनिश ऑन टाइम। आप हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म करोगे कि मैं असमर्थ हूँ इस काम को टाइमली फिनिश करने पे। तीसरा जो है सजेस्ट एन अल्टरनेट पर्सन टू हेडक्वार्टर्स हु मे डू द नीडफुल। आप हेडक्वार्टर को बोलोगे कि कोई और अगर नीडी पर्सन है आप उसे ये काम दे दो। और चौथा ऑप्शन है स्टे अवे टिल यू रिकवर। जब तक आप रिकवर नहीं हो जाते तब तक आप चुप्पे साध लो।
ठीक है, 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट वर्क है और आपको 2 दिन के अंदर कंप्लीट करना है, लेकिन अचानक से आपका एक्सीडेंट हो जाता है, तो पहली ड्यूटी ये बनती है आपकी कि आप हेडक्वार्टर्स को बताओ कि मेरा इस तरीके का एक्सीडेंट हो गया है और मैं एफिशिएंट नहीं रहा अब कि मैं आपको 2 दिन में वो काम करके दूँगा। तो उसके बाद हेडक्वार्टर डिसाइड करेगा कि उसे क्या करना है। ठीक है? तो जो बी ऑप्शन है यहाँ पे वो एग्ज़ैक्टली यहाँ पे फिट बैठ रहा है कि आप हेडक्वार्टर को क्या करोगे इन्फॉर्म करोगे कि भई ये मेरी इनएबिलिटी है क्योंकि एक्सीडेंट हो गया है तो मैं अक्षम हूँ, मैं काम नहीं कर पाऊँगा, सही टाइम पे आपको फिनिश करके नहीं दे पाऊँगा। अब उसके बाद हेडक्वार्टर जो है वो डिसाइड करेगी कि काम का जो टाइम ड्यूरेशन है उसे बढ़ाना है, इंक्रीज़ करना है या किसी और पर्सन को ये काम हैंडओवर करना है, ये सारी चीज़ें हेडक्वार्टर डिसाइड करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग है। देखो, ये सारे ऐसे क्वेश्चन्स हैं, जहाँ पे आपका कोई रोल नहीं होता है। आपको सिचुएशन समझ करके उसके अकॉर्डिंग एज़ अ स्टूडेंट जो है क्या इसका आंसर होगा वो आपको देना होता है। क्वेश्चन है बसेस आर द कॉज़ ऑफ मोर एक्सीडेंट्स देन कार्स। जो बसेस हैं, वो उनसे ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहा है एज़ कंपेयर टू कार। दूसरा है एंड ट्रक्स कॉज़ फ्यूअर एक्सीडेंट देन बस और जो ट्रक से जो हैं, उनसे कम एक्सीडेंट हो रहा है एज़ कंपेयर टू बस। मतलब सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट बस से हो रहा है और कार और ट्रक से कम एक्सीडेंट हो रहा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन? अब ये जो इन्फॉर्मेशन है कि बस से ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहा है और कार और ट्रक से कम एक्सीडेंट हो रहा है, इस इन्फॉर्मेशन से आप क्या कंक्लूड करते हो? क्या आप निष्कर्ष निकालते हो? पहला ऑप्शन है देयर आर मोर बसेस ऑन द रोड देन ट्रक्स। रोड में बसों की संख्या ज़्यादा है एज कंपेयर टू ट्रक, ट्रक के कंपैरिजन में। दूसरा है कार ड्राइवर्स आर मोर केयरफुल देन बस ड्राइवर। कार के जो ड्राइवर हैं वो ज़्यादा केयरफुल होकर के कार चला रहे हैं एज कंपेयर टू बस ड्राइवर। तीसरा ऑप्शन है ट्रक ड्राइवर्स आर मोर स्किल्ड देन आइदर कार और बस ड्राइवर। ट्रक के जो ड्राइवर हैं वो ज़्यादा स्किल्ड हैं कार और बस के ड्राइवर से, या फिर ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो फर्स्ट 3 ऑप्शन दिया हुआ है, ये तीनों जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठ रहा। क्योंकि इन्फॉर्मेशन में स्किल के ऊपर में कोई बात ही नहीं करी गई है। ना ये बोला गया है कि गाड़ियाँ जो है कौन-सी ज़्यादा चल रही हैं रोड पर, ठीक है? तो ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे नहीं होंगे, तो जो चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट अच्छे से समझना। राइट्स आर सर्टेन एडवांटेजियस कंडीशंस। राइट्स के कुछ सर्टेन एडवांटेजियस कंडीशंस हैं। ठीक है? मतलब फ़ायदे होंगे लेकिन कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस है? ऑफ सोशल वेल बीइंग indispensable to the true development of the citizen. Rights are certain advantageous conditions of social well-being indispensable to the true development of citizens. अगर जो है मतलब ट्रू डेवलपमेंट ऑफ द सिटीजन, सिटीजन्स का जो ट्रू डेवलपमेंट होगा वो जुड़ा हुआ है किससे? सोशल वेलबींग होने से, मतलब समाज में उस वो अच्छा हो, सामाजिक रूप से वो अच्छा होना चाहिए, तब जाके जो राइट्स होंगे, जो अधिकार होंगे, वो जो है एडवांटेजियस होगा, वो फायदेमंद होगा। ठीक है? ये एक स्टेटमेंट दी गई है। इस स्टेटमेंट के अनुसार इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइट? ठीक है? इस स्टेटमेंट के अनुसार जो इन 4 ऑप्शंस में जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है राइट एम्स एट इंडिविजुअल गुड ओनली। जो राइट्स है ऐसे लोगों के लिए है या ऐसे लोगों से जुड़ा हुआ है या एम कर रहा है जो इंडिविजुअली अच्छे हैं। ठीक है? राइट्स एम एट इंडिविजुअल गुड ओनली पहला ऑप्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अधिकार हैं वो एम कर रहा है किसे? उन इंडिविजुअल्स को जो अच्छे हैं। दूसरा ऑप्शन है राइट एम्स एट सोशल गुड ओनली। मतलब राइट्स जो है जो सोसाइटी में जो अच्छे हैं, ठीक है, उन्हें टारगेट कर रहा है। तीसरा है राइट्स एम एट बोथ इंडिविजुअल एंड सोशल गुड। मतलब जो अधिकार हैं वो इंडिविजुअल जो अच्छे हैं, मतलब इंडिविजुअली जो पर्सनली जो अच्छे लोग हैं उन्हें भी टारगेट कर रहा है, उनके लिए भी है। और जो सोसाइटी में जो अच्छे लोग हैं, मतलब सोसाइटी में दिख रहे हैं भाई कि हाँ ये अच्छे लोग हैं, भले ही पर्सनली जो है वो अच्छे ना हो। और चौथा ऑप्शन है राइट एम्स एट इंडिविजुअल गुड डिवॉइड ऑफ सोशल वेलबींग।
मतलब राइट्स अधिकार जो हैं, यहाँ पे उन अधिकारों की बात हो रही है जो उन लोगों को टारगेट कर रहा है, उन लोगों के लिए बना है जो इंडिविजुअली अच्छे तो हैं ही, लेकिन वो समाज में भी अच्छे हैं। ठीक है? तो जो चौथा वाला ऑप्शन है वो परफेक्टली यहाँ पे फिट बैठा। यहाँ पे बात हो रही है उन अच्छे लोगों की जो समाज में भी अच्छे हैं, तब जाकर के ये जो अधिकार होगा, ये उन सिटीज़न्स का ट्रू डेवलपमेंट वहाँ पे होगा। ठीक है? तो चौथा ऑप्शन है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट बैकलॉग ऑफ सिटीज़न कंप्लेन विदिन योर डिपार्टमेंट। अब अगेन यहाँ पे आप एक ऑफिसर की तरह रोल करोगे, क्योंकि आपके डिपार्टमेंट में बहुत सारी कंप्लेन दर्ज करी गई हैं सिटीज़न्स के द्वारा। हाउ वुड यू एड्रेस दिस बैकलॉग इफिशिएंटली? अब बहुत सारी चूंकि कंप्लेन हो गई हैं, तो आप इस कंप्लेन के साथ कैसे डील करोगे? ठीक है, पहला, हायर एडिशनल स्टाफ टू हैंडल द कंप्लेन। कुछ आप एडिशनल स्टाफ को हायर करोगे ताकि कंप्लेन को जल्दी से जल्दी हैंडल किया जा सके। दूसरा, प्रायोरिटाइज कंप्लेन्स बेस्ड ऑन सेवेरिटी एंड एड्रेस देम सिस्टमेटिकली। दूसरा ऑप्शन इफेक्टिव दिख रहा है, बाकी तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, तीसरा चौथा। इग्नोर द बैकलॉग एज्यूमिंग इट विल डिक्रीज ओवर टाइम। आप इस बैकलॉग को, जो ये ढेर बन गया है कंप्लेंट्स का, आप इसे इग्नोर कर दोगे। चौथा ऑप्शन है इम्प्लीमेंट एन ऑटोमेटेड सिस्टम एंड इग्नोर मैनुअल प्रोसेसिंग। अब चूंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है कंप्लेंट्स बन चुकी हैं, तो आप क्या करोगे, एक मैनुअल प्रोसेस जो आप जो सोच रहे हो कि मैनुअली जो करेंगे तो वो टाइम टेकिंग होगा, तो इसे इग्नोर करके आप कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम वाला कुछ वहाँ पे इम्प्लीमेंट करोगे। देखो, ये सही नहीं है, ये तो होगा ही नहीं। पहला है हायर एडिशनल स्टाफ टू हैंडल द कंप्लेन, ये फिट नहीं बैठ रहा है अगर आप उस डिपार्टमेंट के हेड हो तो। बी वाला ऑप्शन जो है वो ज़्यादा इफ़िशिएंट है, क्योंकि देखो पहले तो जो नहीं होगा उसे मैंने हटा दिया, 2 यहाँ पे सॉल्यूशन जो है फिट बैठ रहा है। अब जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का कॉन्सेप्ट कहता है कि दोनों में जो सबसे प्रायोरिटी है, जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, उसे पिक करना है। अब इन दोनों में जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, वो ये है कि कंप्लेन को पहले रीड करो और ये समझो कि प्रायोरिटाइज़ इन सारी कंप्लेन में किसे देनी है। तो जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट या जो सीवियर केसेस हैं, उन्हें पहले खत्म करना है, फिनिश करना है, फिर बाकी की चीज़ें बाद में देखेंगे। ठीक है? तो प्रायोरिटाइज़ कंप्लेंट्स बेस्ड ऑन सेवेरिटी एंड एड्रेस देम सिस्टमैटिकली, ये ऑप्शन यहाँ पे परफेक्ट होगा। सो ये सारे डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चंस थे। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कि किस तरीके के क्वेश्चंस आएँगे, कैसे आपको टैकल करना है। 24 आवर्स से लेकर के 72 आवर्स के अंदर-अंदर आपको 50 क्वेश्चंस की पीडीएफ हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल में होगी सारी क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन, आपको निशांत एकेडमी व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी। लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन करी हुई है, आप इसे ज़रूर जॉइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।